हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम कहीं ना कहीं रूल्स के वायलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को इन सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे, इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम पूरा का पूरा डिटेल में हम बात कर चुके हैं डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी हम पूरा बात कर चुके हैं, पूरा विस्तार में बात कर चुके हैं। और इसके अलावा मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उनको भी पॉइंट टू पॉइंट मैंने अलग अलग वीडियोस के जरिए दोस्तों कवर करने की कोशिश की है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और अभी दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड भी जो पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, उसके भी डिफरेंट वीडियोस में दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि ये जो पॉइंट नंबर 6 है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, ये हमसे किस रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो किस किस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
सो दोस्तों, इससे पुराने वीडियोस में हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों, एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी हम पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। दोस्तों, यहां पर आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहां पे एमपी मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। दोस्तों, हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये एक्ट भी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, हो सकता है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये राजस्थान शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो ये गुजरात शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, इसके पहले वीडियोस में हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। इसके भी दोस्तों आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने 6 डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हम मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट पूरी डिटेल हम समझ चुके हैं। इसके लिए भी दोस्तों मैंने 15 डिफरेंट वीडियोस के जरिए पॉइंट टू पॉइंट इस एक्ट को समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का भी पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम सारे के सारे वीडियोस रिलीज कर चुके हैं, इसको विस्तार से समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पॉइंट नंबर 6 को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे ये सारे के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि आप इन सारे के सारे वीडियोस को अवॉइड करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर इतनी जरूरी जानकारी दी गई है। क्योंकि दोस्तों, जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें जाननी ही चाहिए, एज ए बिजनेस ऑनर हमें जाननी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। और जब हमें सारी की सारी जानकारी होगी, सारे के सारे रूल्स के बारे में पता होगा, तो हम अपने आप को किसी भी तरीके के वायलेशन से बचा पाएंगे और सारी की सारी परेशानियों से अपने आप को बचा पाएंगे। तो दोस्तों, जब आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी लगे, बेनिफिशियल लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आने वाले टाइम में जब मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे तो उसमें हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट से संबंधित भी कौन से रूल्स हैं जो कि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने चाहिए, उसको भी हम पूरा विस्तार से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि इसमें हमें, अगर हमारे यहां पर कोई एडोलेसेंट वर्कर काम कर रहा है तो उसके साथ में हमारी वर्किंग कंडीशंस क्या होने वाली हैं, उनके वर्किंग आवर्स क्या होने वाले हैं, या उनके लिए जो पेमेंट कंडीशंस हैं वो क्या होने वाली हैं, वो पूरा डिटेल में हम समझेंगे जब हम इसके वीडियोस में बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो दोस्तों इस तरीके का एक फॉर्म वो आपको पूरा डिटेल, पूरे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद में वो आपको दे करके जाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि आखिर इस फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो कि हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर जो हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद में जिस डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट भी यहां पर लिखी जाएगी, जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी यहां पर लिखा जाएगा, और जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस भी लिखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल में हो रहा है तो दोस्तों यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो हर एक एक्ट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोस्तों फॉर्म जो है ये केवल और केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड है। इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट केवल और केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड हैं, और वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसके बाद में दोस्तों आप अपने बिजनेस को जिस नाम से रन कर रहे हैं उसका नाम यहां पे लिखा जाएगा, यानी कि आपकी शॉप का नाम, आपके रेस्टोरेंट का नाम, आपकी फैक्ट्री का नाम जो भी है उसका एड्रेस भी यहां पर लिखा जाएगा। साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके एस्टेब्लिशमेंट की जो भी ईमेल आईडी होगी वो लिखी जाएगी, और साथ में आपके एस्टेब्लिशमेंट का, आपके ऑफिस का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो भी यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको पता ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा, और हम जिस तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं उसका नेचर ऑफ बिजनेस भी हमको यहां पर लिखा जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी लिखेंगे। जैसे कि हो सकता है कि हम किसी शॉप को रन कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, कोई होटल को रन कर रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई हमारा बिजनेस हो सकता है, जैसे कोई सर्कस है, कोई थिएटर है, कोई अम्यूजमेंट पार्क है, कोई वाटर पार्क है, या कोई फैक्ट्री है, यानी कि जो भी कुछ होगा तो उसके रिलेटेड यहां पर लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आप किसी
होटल को रन कर रहे हैं तो यहां पे वो होटल लिख करके जाएंगे, या कोई कोचिंग इंडस्ट्री है तो कोचिंग वो लिख करके जाएंगे। अब इसके बाद में आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा। साथ में दोस्तों आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, कितने वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज कितने हैं, मतलब टोटल, जैसे कि मेल वर्कर्स कितने हैं और फीमेल वर्कर्स कितने हैं, इनकी डिटेल भी अलग अलग लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि यहां पर सपोज कीजिए कि आपके यहां पर जो मेल वर्कर्स हैं उनका नंबर 30 है और जो फीमेल वर्कर्स हैं उनका नंबर भी 30 है, तो टोटल मिलाकर के दोस्तों ये हो जाता है 60, तो वो यहां पे 60 लिख करके जाएंगे। अब दोस्तों नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो ऑनर की प्रेजेंस में ही इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जिस समय पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो ऑनर अवेलेबल ही नहीं हो। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि अगर ऑनर अवेलेबल नहीं है तो क्या लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो अपना काम नहीं करेंगे? क्या वो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो अपना जो काम करने के लिए आए हैं वो काम तो वो करेंगे ही करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब ये जो इंस्पेक्शन किया जाएगा वो अब ऑनर की प्रेजेंस में नहीं किया जाएगा, किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में किया जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, कोई रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई आपके अकाउंट सेक्शन का बंदा, कोई मैनेजर, कोई ब्रांच मैनेजर, मतलब जो भी कोई है, जो भी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो जिसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा दोस्तों, उसका नाम भी यहां पर लिखा जाएगा और वो कंपनी में किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी दोस्तों यहां पर लिखी जाएगी, और ये लिखा जाएगा कि यहां इन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में ये पूरा इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों चूंकि हम यहां पे जो बात कर रहे हैं, हम यहां पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे कुछ सेक्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी ये इंस्पेक्शन करेंगे। तो वो कौन कौन से सेक्शंस हैं? वो दोस्तों सेक्शंस हैं सेक्शन 4, 5, 8, 15, 19, 20, 22 एंड 28 के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं वो आपके सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और यहां पे उनका जो भी लिखा हुआ है कि आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनका इंस्पेक्शन करेंगे, इन सारे के सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इतने सारे पॉइंट का एक सारे के सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करना एक सिंगल वीडियो में तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए दोस्तों आपके बेनिफिट के लिए मैंने इन सारे के सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों सारे के सारे वीडियोस को जाकर के जरूर देखिएगा, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो दोस्तों यहां पे ये पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में, आपके सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी कहीं पर वो यस लिख करके जाते हैं, कहीं पर वो नो लिख देते हैं, कहीं पर वो यस लिख देते हैं और कहीं पे नो लिख देते हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि कहां पर वो यस लिखते होंगे और कहां पर नो लिखते होंगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपके कंपनी के सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, सारे के सारे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, जिस एक्ट से रिलेटेड उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ आपकी कंपनी के द्वारा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो रूल है उसको आपकी कंपनी फॉलो कर रही है, तो उसके लिए वो यस लिखेंगे। और जहां भी रिकॉर्ड चेक करने के बाद में या रिकॉर्ड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उनको ऐसा लगता होगा कि ये रूल का आपकी कंपनी के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है, रूल का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पर वो नो लिख करके जाएंगे। आपके मन में दोस्तों आ रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो सारे के सारे रूल को फॉलो करती है, तो फिर वो नो क्यों ही लिख करके जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, अननोइंगली ही सही, कि हमसे किसी ना किसी रूल का वायलेशन हो जाता है। दोस्तों इसके संबंध में मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब हमने लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेबर डिपार्टमेंट ने हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी दे दी, हमने वो कॉपी ला करके अपनी ऑफिस की फाइल में लगा दी। हमको लगा कि हमने सारा का सारा जो भी इससे रिलेटेड रूल है वो फॉलो कर लिया। दोस्तों इससे संबंधित एक और एडिशनल रूल ये भी कहता है कि आपको इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर किसी प्रोमिनेंट, किसी विजिबल प्लेस पर आपको लगा करके रखना है। वो प्रोमिनेंट प्लेस, वो विजिबल प्लेस कोई वॉल हो सकती है, कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर आपके एम्प्लॉइज उसको अच्छी तरीके से मतलब आते जाते देख सकें, या कोई विजिटर आता है आपकी कंपनी के अंदर, कोई आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो देख सके, या लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो वो उस नोटिस को देख सकें। लेकिन दोस्तों चूंकि आपको इसके बारे में, इस रूल के बारे में जानकारी नहीं थी, आपने वो नोटिस की कॉपी किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे लगा करके नहीं रखी। अब जब लगा के नहीं रखी तो लेबर डिपार्टमेंट के जब अधिकारी आएंगे आपके इंस्पेक्शन के लिए, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो कॉपी उन्हें नहीं मिलेगी। तो यही दोस्तों क्या होता है, एक रूल का वायलेशन हो जाता है।
इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को किसी भी तरीके की परेशानी से बचाना चाहते हैं, इस टाइप के होने वाले वॉयलेशन से बचाना चाहते हैं, तो मेरे सारे के सारे वीडियोस को देखिएगा और वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको बहुत अच्छी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद में अब चूंकि किसी ना किसी रूल का कोई वायलेशन हो गया है, तो अब उस वायलेशन से संबंधित क्लैरिफिकेशन तो आपको देना ही होगा। तो उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपको कुछ टाइम देते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि क्लैरिफिकेशन के संबंध, यानी कि अगर उल्लंघन हुआ है तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आपको 7 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर जो भी टाइम लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपको देते हैं, उसके अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के पूरा क्लैरिफिकेशन आपको सबमिट करना रहेगा। अब ये पूरे के पूरे सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, पूरा फॉर्म कंप्लीटली फिल कर लिया, तो जिन इंस्पेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन किया वो अपने सिग्नेचर यहां पर करेंगे, आपकी कंपनी की एक सील भी यहां पर लगवाई जाएगी, और साथ में दोस्तों जिन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में यह पूरा इंस्पेक्शन किया गया था उनके सिग्नेचर भी यहां पर लिए जाएंगे। अब ये पूरा फॉर्म कंप्लीटली फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी आपको, यानी कि आपकी कंपनी को दे दी जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाएगी, और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। अब आगे समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां जो हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 6 के बारे में। हम यहां पे पॉइंट नंबर 6 को समझने वाले हैं कि इस पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमें किस रूल को फॉलो करना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अधिनियम की धारा 28। तो सबसे पहले तो यहां पे सेक्शन 28 लग रहा है और उसका रूल 16 लग रहा है। सेक्शन 28 के रूल 16 के अकॉर्डिंग वार्षिक विवरण, यानी कि जो एनुअल रिटर्न है, आपको फॉर्म KLM में, और वो भी एक पर्टिकुलर डेट है 21 जनवरी तक आपको प्रस्तुत करना है कार्यालय में। इसकी डेट फिक्स है दोस्तों 21 जनवरी एवरी ईयर, ईच ईयर, यानी कि जो आपका लास्ट ईयर है, जो प्रेसिडिंग ईयर है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लें कि मान लेते 2024 की बात करते हैं, तो 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक का ये जो एनुअल रिटर्न है आपको 21 जनवरी 2025 तक लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के सबमिट करना कंपलसरी है। सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न आपको सबमिट करना है फॉर्म KLM अंडर रूल 16, तो यहां 16 लगेगा, सेक्शन 28 लगेगा ऑफ द एक्ट बाय 21 जनवरी इन द ऑफिस। तो 21 जनवरी तक ऑफिस के अंदर ये डिटेल आपको एनुअल रिटर्न आपको सबमिट ही करना है। तो ये जो फॉर्म KLM है, इसको भी जो लेटर पार्ट ऑफ वीडियो है इसके अंदर मैं आपको शो करूंगा, और आप अपने बेनिफिट के लिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखिएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं अकॉर्डिंग टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग एन एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट, ये हर एक एम्प्लॉयर के लिए जरूरी होता है कि वो सबमिट करे, और कहां सबमिट करना है दोस्तों, लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में, देयर एनुअल रिटर्न, उनको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। ये दोस्तों रिटर्न जो है ये किसी सेल से रिलेटेड रिटर्न नहीं है, कोई इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं है, ये आपके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यानी कि जो मैटरनिटी है, जो आपके फीमेल वर्कर्स हैं उससे संबंधित, उससे रिलेटेड ये रिटर्न है। फॉर्म्स के अंदर स्पेसिफिकली फॉर्म KLM, तो यहां पे 3 फॉर्म की डिटेल आपको सबमिट करनी है KLM टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, और कहां पे करनी है, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, और वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी या लेबर इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, बाय 21 जनवरी तक ईच ईयर। दोस्तों साफ लिखा हुआ है यहां पे ईच ईयर, हर एक साल, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक साल में कर दिया और वो 5 साल 10 साल तक चल रहा है, नहीं दोस्तों, जो भी प्रीसीडिंग ईयर है, जो भी लास्ट ईयर है, उसका रिटर्न आने वाली जो नेक्स्ट ईयर जनवरी है 21 जनवरी, उस तक आपको करना ही करना है एज पर रूल 16। तो यहां पे रूल 16 लग रहा है ऑफ सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट। सो दिस एसेंशियली मींस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दैट ऑल डिटेल्स, तो इसमें सारी डिटेल्स की बात करी जा रही है रिगार्डिंग फीमेल एम्प्लॉइज, तो फीमेल एम्प्लॉय से संबंधित जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको इन अलग अलग फॉर्म के अंदर KLM के अंदर आपको सबमिट करनी है। एम्प्लॉयमेंट, उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनकी मैटरनिटी बेनिफिट जो पे किया गया है उससे संबंधित जो डिटेल्स है, या फिर अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो और भी जो जरूरी जानकारी है जो कि उनकी मैटरनिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, ये जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनसे रिलेटेड हो सकती हैं, ये सब आपको सबमिट करनी है, मस्ट बी सबमिटेड बाय दिस डेडलाइन। तो यहां पे दोस्तों एक डेडलाइन फिक्स है, और वो डेडलाइन क्या है दोस्तों, वो डेडलाइन है 21 जनवरी ईच ईयर। सो एनुअल रिटर्न्स, तो
तो देखिए यहां पे दोस्तों एनुअल रिटर्न, किस चीज का हमें एनुअल रिटर्न देना है? सो एम्प्लॉयर ऑफ द एवरी एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हर एक कंपनी के, हर एक एस्टेब्लिशमेंट के जो एम्प्लॉयर हैं, शेल ऑन और बिफोर, तो या तो 21 जनवरी को या उससे पहले, ऑन और बिफोर लिखा हुआ है, डे ऑफ जनवरी इन ईच ईयर, हर एक साल में, सबमिट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है दोस्तों? लेबर डिपार्टमेंट। रिटर्न इन ईच ऑफ द फॉर्म, तो यहां पे तीनों फॉर्म आपको सबमिट करने हैं, ईच ऑफ द फॉर्म KLM एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, और साथ में इसमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है? एज टू द पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसीडिंग ईयर। तो प्रेसीडिंग ईयर यानी कि पिछले साल की जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस KLM फॉर्म के जरिए आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में 21 जनवरी से पहले या 21 जनवरी तक आपको सबमिट करनी है। नंबर 2 क्या कहता है इसका? इफ द एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज, यानी कि कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसके एम्प्लॉयर के ऊपर ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात कर रहे हैं, ये अप्लाई होता है सेल्स, कि अगर वो अपने उस एस्टेब्लिशमेंट को सेल कर देता है, बेच देता है, तो भी दोस्तों यहां पे रूल है कि अगर आपने अपने एस्टेब्लिशमेंट को बेच दिया या अबंडन या खाली कर दिया या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया, आपने अपने बिजनेस को बंद कर दिया, तो भी रूल्स हैं इससे संबंधित, वो भी आपको फॉलो करने होंगे। द वर्किंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ही शेल, ठीक है, यानी कि जिस भी एस्टेब्लिशमेंट की वर्किंग की बात कर रहे हैं, शेल विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ सेल। तो एक तो क्या है कि अगर आप यहां पे दोस्तों देखिए, समझिए इस चीज को, कि डेट ऑफ सेल यानी कि सेल अगर आपने किया उसके 1 महीने के अंदर, हर एक कंडीशन में अलग अलग स्पेसिफाइड टाइम है, सेल किया तो 1 महीने के अंदर, और अबंडेंट और 4 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, तो या फिर आपने अबंडनमेंट किया या फिर आपने डिसकंटिन्यू किया बिजनेस को, तो उसके 4 महीने के अंदर। अगर आपने सेल कर दिया तो 1 महीने के अंदर, और अगर आपने खाली कर दिया या डिसकंटिन्यू कर दिया बिजनेस को, तो उसके 4 महीने के अंदर ऑफ द डेट ऑफ द डिसकंटिन्यूएशन, एज द केस मे बी। तो जो भी केस है आपका, तो चाहे तो डिसकंटिन्यू का केस है या आपने सेल का केस है, जो भी केस होता है, मस्ट बी सबमिटेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये डिटेल भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करनी होगी। अ फर्दर रिटर्न इन ईच ऑफ द सेड फॉर्म्स, तो ये इस कंडीशन में भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा इन ईच ऑफ द सेड फॉर्म। तो जो फॉर्म कहे गए हैं, जो बताए गए हैं, KLM फॉर्म जो है, तो जिस पर्टिकुलर डेट तक आपने बिजनेस को रन किया, उतनी तारीख तक का ये रिटर्न आपको सबमिट करना होगा KLM फॉर्म के जरिए। तो अगर आपने सेल कर दिया बिजनेस को तो 1 महीने के अंदर, और अगर आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसके 4 महीने के अंदर आपको करना होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन। तो कौन से टाइम पीरियड की बात कर रही है? बिटवीन द एंड ऑफ द प्रेसीडिंग ईयर, ठीक है। तो जो आपका प्रेसीडिंग यानी कि जो पिछला साल है, उसके एंड होने में कितने टाइम पीरियड में आपने काम किया, टाइम पीरियड एंड ऑफ द प्रेसीडिंग ईयर एंड द डेट ऑफ सेल, और किस तारीख में आपने सेल किया या अबेंडमेंट किया या फिर डिसकंटिन्यू किया। सपोज कीजिए कि आप एग्जांपल लेते हैं 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2024 से लेकर के आपने 30 जून 2024 तक बिजनेस चलाया, तो इतने टाइम पीरियड का रिटर्न भी आपको फाइल करना होगा, एनुअल रिटर्न, और ये KLM फॉर्म के अंदर सबमिट करना होगा दोस्तों। और वो भी दोस्तों अगर आपने सेल किया तो उसके 1 महीने के अंदर, और दोस्तों अगर आपने डिसकंटिन्यू किया बिजनेस को तो उसके 4 महीने के अंदर। और वो सारा का सारा रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपके मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड। अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, तो यहां पे अलग अलग फॉर्म के अंदर अलग अलग डिटेल्स मांगी गई है। तो समझते हैं कि फॉर्म K, L और M के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम फॉर्म K की बात करते हैं। सो दिस फॉर्म कैप्चर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। तो इस फॉर्म K के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है आपके फीमेल वर्कर्स का, उसके बारे में पूछा जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब वो वर्किंग है, नहीं है, ले ऑफ है, जो भी कुछ है ऑफ द फीमेल वर्कर्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में। जैसे फैक्ट्रीज के अंदर कई बार क्या होता है कि टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, कभी बुला लिया, कभी उनको मना कर दिया, कभी फिर दोबारा बुला लिया, तो ऐसे करके चलता रहता है। तो उनका पूरे साल भर का जो रिकॉर्ड है वो रखना है, मतलब उसके उस फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर ये सारी जानकारी देनी है, इंक्लूडिंग डिटेल्स। तो कौन सी डिटेल्स रहेंगी इसके अंदर? लाइक नेम्स, उस एम्प्लॉय का नाम होगा, ज्वाइनिंग डेट, किस डेट में उसने ज्वाइन किया है, या टर्मिनेशन डेट, यानी कि किसी पर्टिकुलर वजह से अगर आपने उस फीमेल वर्कर को हटाया है तो टर्मिनेशन डेट, एंड रीजंस फॉर लीविंग द कंपनी, या फिर वो फीमेल वर्कर अगर किसी वजह से कंपनी को छोड़ती है, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ती है, तो उसका रीजन भी यहां पर लिखा जाएगा। इस फॉर्म K के अंदर ये सारी डिटेल्स दी जाएंगी। अभी हम फॉर्म K को भी समझेंगे कि क्या है उसके अंदर। अब फॉर्म L के अंदर क्या जानकारी दी गई दोस्तों?
दिस फॉर्म डिटेल्स द स्पेसिफिक अमाउंट। तो ये फॉर्म अमाउंट से रिलेटेड है, यानी कि जो मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट है वो कितना पे किया जा रहा है। डिटेल्स द स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट पेड, यानी कि उसको कितना मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट पे किया गया है ऑफ ईच फीमेल एम्प्लॉय, हर एक फीमेल एम्प्लॉय के बारे में बताना है इसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर, यानी कि जिस पर्टिकुलर ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है कि उसको कितना कितना मैटरनिटी बेनिफिट आपने पे किया है, इंक्लूडिंग डेट्स ऑफ द पेमेंट, साथ में आपको किस डेट में आपने पेमेंट की है वो भी यहां पे लिखना है, एंड द कैलकुलेटेड अमाउंट, और उसकी कैलकुलेटेड अमाउंट कितनी होती है बेस्ड ऑन देयर एवरेज डेली वेजेस। तो उनकी एवरेज डेली वेजेस के बेसिस पर उनकी कैलकुलेशन कितनी बनती है। सपोज कीजिए उनकी कैलकुलेशन बन रही है 10,000 की, लेकिन आप पे कर रहे हैं केवल 8,000, तो ये अलग अलग लिखना है। तो उसका भी रीजन बताना पड़ेगा कि कैलकुलेटेड अमाउंट इतनी है लेकिन हमने इतना पे किया, या कैलकुलेटेड अमाउंट और जो आपने पे किया वो दोनों सेम है, तो ठीक है। अब फॉर्म एम के अंदर क्या डिटेल्स हैं दोस्तों। सो दिस फॉर्म प्रोवाइड्स समरी ऑफ ऑल मैटरनिटी बेनिफिट। तो इसके अंदर समरी है जितनी भी मैटरनिटी बेनिफिट है, क्लेम्स मेड। तो यहां पर क्या है दोस्तों कि फीमेल वर्कर्स के द्वारा कितने क्लेम आपकी कंपनी में सबमिट किए गए, मतलब कि सपोज कीजिए 100 फीमेल वर्कर हैं और सपोज कीजिए कि 10 ने क्लेम सबमिट किए कि भाई मुझे मैटरनिटी बेनिफिट ये चाहिए या मैटरनिटी लीव चाहिए, तो कितने क्लेम सबमिट किए गए ड्यूरिंग द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में, इंक्लूडिंग द टोटल नंबर ऑफ द क्लेम्स। तो साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स कितने आए, केसेस ऑफ द कंटेस्टेड क्लेम्स। तो यहां पे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर किसी वजह से कोई क्लेम्स ऐसे हैं जो कि कोर्ट में गए तो वो क्लेम कितने हैं उनका भी नंबर बताना पड़ेगा, एंड एनी इंस्टेंसेस वेयर एन एम्प्लॉय absconded आफ्टर रिसीविंग द मैटरनिटी बेनिफिट। तो यह भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा एग्जांपल होता है कि कोई फीमेल वर्कर है जिसने मैटरनिटी बेनिफिट ले लिया और उसके बाद में वो absconded हो गया, मतलब हो गई, सॉरी, कि वो गायब ही हो गई कंपनी से, उसने ज्वाइन ही नहीं किया, तो उसका भी आपको डिटेल यहां पर देना पड़ेगा। मतलब ये फॉर्म के, एल और एम में अलग अलग जानकारी यहां पर आपको सबमिट करनी है। सो की पॉइंट्स अबाउट दीज फॉर्म्स, तो कुछ की पॉइंट्स भी हैं इसके। तो सबमिशन डेडलाइन, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको डेडलाइन बताई है, तो उस डेडलाइन पे तो स्टिक रहना ही है दोस्तों। एम्प्लॉयर्स मस्ट सबमिट, तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन सबको सबमिट करना जरूरी होता है। सबमिट फॉर्म्स KLM ऑन और बिफोर जनवरी 21 ऑफ ईच ईयर, हर एक साल के 21 जनवरी से पहले प्रेसीडिंग ईयर की एनुअल रिटर्न आपको सबमिट करनी है जो कि फीमेल वर्कर से रिलेटेड है, टू द रिलेवेंट अथॉरिटी। और कहां सबमिट करनी है दोस्तों, रिलेवेंट अथॉरिटी बोले तो आपके जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां पर। पर्पस ऑफ द फॉर्म, तो इन फॉर्म्स को सबमिट करने का सीधा पर्पस एक ही है दोस्तों, दीज फॉर्म्स आर क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग। तो ये मॉनिटर करने के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इन फॉर्म के जरिए ही जो लेबर डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर करेगा कि क्या आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। कंप्लायंस विद द मैटरनिटी बेनिफिट, कि उनके इस मैटरनिटी बेनिफिट के कंप्लायंस को एक्टिवेट करने के लिए, एंड इंश्योरिंग, और ये इंश्योर करने के लिए दैट ऑल एलिजिबल फीमेल। तो एलिजिबल फीमेल मैंने पिछली बार बताया था दोस्तों, एलिजिबल फीमेल वो है कि जो कि पूरे साल भर में अगर उसने मिनिमम 80 डेज अगर वर्क किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो फीमेल वर्कर क्या है, एलिजिबल है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। सो एलिजिबल फीमेल एम्प्लॉइज आर रिसीविंग देयर राइटफुल मैटरनिटी बेनिफिट। तो सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये सारे के सारे फॉर्म हैं कि अगर कोई फीमेल वर्कर है, अगर उसको मैटरनिटी बेनिफिट उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। सो दोस्तों आप देखिए ये फॉर्म के है, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने बेनिफिट के लिए। इसके बाद में दोस्तों ये फॉर्म एल है, इसका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म के अंदर क्या क्या जरूरी जानकारी है। ये फॉर्म एम है दोस्तों, इसका भी दोस्तों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन तीनों के तीनों फॉर्म्स का। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये फॉर्म एम है, ये फॉर्म एल है और ये फॉर्म के है। तो दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो ये रूल 16 के अकॉर्डिंग है। तो एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 19, तो ये पुराना फॉर्म है तो यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, तो इसको आप दोस्तों ऐसे कर सकते हैं जैसे 2024, यानी कि 31 दिसंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं कि ये
मतलब 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 का है, जिसको कि हमें 21 जनवरी 2025 से पहले लेबर डिपार्टमेंट में इसको सबमिट करना है पूरे डिटेल के साथ में। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी का नाम आ जाएगा। सिचुएशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कहां पर है, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, मतलब ये पूरी डिटेल आ जाएगी यहां पे। और आपकी जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, डेट ऑफ क्लोजिंग इफ क्लोज्ड, यानी कि अगर किसी वजह से आपने अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया है तो वो, जैसे कि मैंने अभी इससे जस्ट पहले बताया था कि वो कंडीशन अलग अलग हो सकती है कि अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है, और आपने किसी को सेल कर दिया तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। पोस्टल एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, आपके कंपनी का जो भी एड्रेस है वो आ जाएगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि जो भी आपके ऑनर है उनका नाम आ जाएगा। पोस्टल एड्रेस एम्प्लॉयर का मतलब उनके पर्टिकुलर जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो भी यहां पे दिया जाएगा। नेम ऑफ मैनेजिंग एजेंट इफ एनी, यानी कि आपकी कंपनी के अगर कोई एजेंट है, कोई मैनेजिंग या कोई भी अदर पर्सन है जो कि इसको संभाल रहे हैं तो उनका नाम आ जाएगा, उनका पोस्टल एड्रेस भी आ जाएगा, और साथ में नेम ऑफ द एजेंट और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उनके अगर कोई पर्टिकुलर एजेंट है तो उनका भी नाम और पोस्टल एड्रेस यहां पर आएगा। इसके बाद में नेम ऑफ द मैनेजर, कंपनी के जो भी मैनेजर होते हैं उनका भी नाम, उनका भी पोस्टल एड्रेस यहां पर आ जाएगा। नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर अटैच्ड टू द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप जो भी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी हॉस्पिटल से, किसी न किसी जो भी मेडिकल ऑफिसर है उससे कांटेक्ट बना करके रखना होता है। तो जो भी मेडिकल ऑफिसर है जिसके साथ में आपकी कंपनी अटैच है उस हॉस्पिटल से, तो उसकी डिटेल भी यहां पर देनी है। तो जो मेडिकल ऑफिसर है उनका नाम आ जाएगा, उनकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। इफ ही रेजिडेंट एट द एस्टेब्लिशमेंट, तो क्या वो आपकी कंपनी के अंदर ही रहते हैं, जो आपकी कंपनी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वहीं रहते हैं। एज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉई, तो क्या ये भी एम्प्लॉई कंपनी के, या इस तरीके से करके किस तरीके से वो विजिट करते हैं। हाउ ऑफन डज ही पे विजिट टू द एस्टेब्लिशमेंट, तो कब कब आते हैं। तो इस तरीके से ये तब है जब वो पर्टिकुलर जो भी मेडिकल ऑफिसर है वो कंपनी के ही एम्प्लॉई होते हैं, या वो बाहर से आप उनको ऑन कॉल बुलाते हैं। तो पूरी डिटेल। इज देयर एनी हॉस्पिटल एट द एस्टेब्लिशमेंट, क्या आपके एस्टेब्लिशमेंट में कोई हॉस्पिटल है, उसके अंदर ही कोई हॉस्पिटल है, तो वो डिटेल भी आएगी। तो अगर है तो पूरी डिटेल यहां पर भरनी है, और नहीं है तो उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। ये फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, जैसे कि आप ये 31 दिसंबर 2024 को भर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो डेट है मतलब, और 21 जनवरी से पहले सबमिट करना है, तो हो सकता है कि आपकी ये 10 जनवरी की डेट हो या 20 जनवरी की, जो भी कुछ है, और फिर साथ में आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं उनके सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म के है। अब इसके बाद में दोस्तों हम समझते हैं फॉर्म एल क्या है। इसमें थोड़ी ज्यादा डिटेल्स हैं दोस्तों। तो ये भी फॉर्म एल भी जो है हमारा रूल 16 के अकॉर्डिंग है। तो यहां पे देखिए, एम्प्लॉयमेंट डिसमिसल, पेमेंट ऑफ द बोनस एटसेट्रा ऑफ वुमेन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2024। यहां पर दोस्तों 2024, हम एग्जांपल 2024 का लेकर के चल रहे हैं, तो वो आ जाएगा। अब यहां पे एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी का नाम आ जाएगा दोस्तों कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। एग्रीगेट नंबर ऑफ द विमेन, मोस्टली यहां पे सबके नंबर्स ही लिखने हैं। तो एग्रीगेट नंबर ऑफ द विमेन परमानेंटली और टेम्परेरी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में 2024 के अंदर आपके जो भी टेम्परेरी वर्कर्स हैं, फीमेल वर्कर्स की बात हो रही है, टेम्परेरी या परमानेंट, टोटल नंबर उनका कितना है। जैसे कि सपोज कीजिए 100 है तो हमने 100 लिख दिया। नंबर ऑफ विमेन हु वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 160 डेज इन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिलीवरी, यानी कि उनकी डिलीवरी से पहले, जो भी फीमेल वर्कर्स हैं उनकी डिलीवरी से पहले उन्होंने कंपनी के अंदर पूरे एक साल के अंदर कितने दिन काम किया है। यानी कि यहां 160 डेज लिखा हुआ है, वैसे 80 डेज का रूल होता है ये। तो यहां पे मिनिमम 80 डेज कितने फीमेल वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया है, तो उन वर्कर्स का यहां पे नंबर आ जाएगा। नंबर ऑफ द विमेन हु गेव नोटिस अंडर सेक्शन 6, कितनी महिलाएं ऐसी हैं, कितनी फीमेल वर्कर्स ऐसी हैं जिन्होंने कि अपनी मैटरनिटी से रिलेटेड जो नोटिस है, जो कि हमने फॉर्म के की बात की थी कि उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नोटिस दिया, अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताई, और उन्होंने बताया कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हम मैटरनिटी लीव पर रहेंगे। तो कितनी विमेन है, हो सकता है कि 10 विमेन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर हैं, और उसमें से केवल 8 ही ने जो है नोटिस दिया हो, बाकी 2 ने दिया ही नहीं हो नोटिस। तो ऐसे करके जो भी कुछ है। नंबर ऑफ द विमेन हु वर ग्रांटेड परमिशन, तो यहां पे 10 ने आपको अप्लाई किया, अब उसमें से कितने को आपने ये लीव सैंक्शन की, परमिशन ग्रांटेड टू एब्सेंट ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ द कन्फाइनमेंट। तो जब ये कन्फाइनमेंट का नोटिस आपको मिला तो उसके बाद में आपने कितने, जैसे कि 8 ने आपको ये नोटिस दिया, उस 8 में से आपने 8 के 8 को सैंक्शन किया, या केवल 7 को किया, या किसी वजह से किसी को रोका, तो वो जो भी कुछ डिटेल है यहां पर लिखनी है। नंबर ऑफ द क्लेम्स फॉर मैटरनिटी बेनिफिट पेड,
तो हो सकता है कि पूरे साल भर में आपके पास में जो क्लेम्स आए हों वो हो सकता है 10 आए हों, लेकिन आपने क्लेम जो पास किए वो केवल 8 के किए या 7 के किए, या हो सकता है 10 के पास किए। तो नंबर ऑफ द क्लेम्स मैटरनिटी बेनिफिट पेड, कितने नंबर्स को आपने पे किया। नंबर ऑफ द क्लेम्स फॉर मैटरनिटी बेनिफिट रिजेक्टेड। अब अगर आपने यहां पर रिजेक्टेड में 0 भी आ सकता है या 1 या 2, जो भी कुछ है वो डिटेल आप यहां पे लिख सकते हैं कि अगर किसी कारण से कोई मैटरनिटी बेनिफिट को रिजेक्ट किया गया है तो उसका कारण बताना होगा कि अगर रिजेक्ट किया गया तो हो सकता है कि उसका क्लेम फेक हो, है ना, कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, तो वो अननेसेसरी या कहीं और जॉब कर रही है वो उस पर्टिकुलर दौरान, तो किसी भी कंडीशन में ये केस रिजेक्ट हो सकता है। डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो अगर रिजेक्ट किया गया है तो यहां पर आपको बताना होगा। नंबर ऑफ द केसेस वेयर प्रीनेटल कंफाइनमेंट एंड पोस्टनेटल केयर वाज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट फ्री ऑफ चार्ज। तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग तो कितने केसेस ऐसे हैं जहां पर की कंपनी के द्वारा जो प्री एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड की गई है उस फीमेल वर्कर को, तो वो भी बताना है। 10 हैं तो 10 में से हो सकता है कि 2 को ही फ्री प्री एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड की गई हो, या हो सकता है कि 10 के 10 को ही प्रोवाइड की गई हो। तो अगर सबको प्रोवाइड की गई है तो फिर उनको बोनस नहीं दिया जाएगा, और अगर आप प्री एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बोनस पे करना है। तो इस तरीके से करके ये लिखना है। नंबर ऑफ द क्लेम्स फॉर मेडिकल बोनस पेड सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड ही पॉइंट हैं कि अगर आप प्री एंड पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बोनस के लिए 0 आ जाएगा, और अगर आप ये प्री एंड पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, यहां 0 है, तो फिर यहां पे जितने नंबर में आपने बोनस पे किया है वो आ जाएगा। नंबर ऑफ द क्लेम्स फॉर मेडिकल बोनस रिजेक्टेड। अब मेडिकल बोनस से रिलेटेड कितने केस हैं जो आपने रिजेक्ट किए, अगेन उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो रीजन एक अलग सेपरेट पॉइंट है, बट यहां पे आपने रिजेक्ट कितने किए वो नंबर्स को आपको यहां पे लिखना है। नंबर ऑफ द केसेस इन विच लीव फॉर मिसकैरेज वाज ग्रांटेड। अब यहां पे कुछ केस आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे भी क्लेम्स आ सकते हैं जो कि मिसकैरेज से रिलेटेड है, गर्भपात से रिलेटेड है, तो उनके कितने केस हैं जिनको कि आपने ग्रांट किया, मतलब उनके साथ में जो भी कुछ हुआ तो उनको आपने परमिशन दी कि चलो ठीक है छुट्टी मिल रही है और उसका बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वो कितने केस को ग्रांट किया आपने। नंबर ऑफ केसेस इन विच द लीव फॉर मिसकैरेज, तो कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें कि मिसकैरेज की वजह से जो लीव है जो अप्लाई की गई बट वाज रिजेक्टेड। हो सकता है कि 5 ने मिसकैरेज की वजह से लीव अप्लाई की हो, लेकिन आपने 4 को सैंक्शन किया हो, 1 को रिजेक्ट किया हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितने केसेस हैं जिनको रिजेक्ट किया गया। नंबर ऑफ द केसेस इन विच द एडिशनल लीव फॉर इलनेस, कि जहां पर आपको बीमारी की वजह से आपको एडिशनल लीव अप्लाई की गई अंडर सेक्शन 10 वाज ग्रांटेड। तो वैसे तो 6 महीने की लीव होती है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो सकता है कि कुछ और फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कोई बीमारी हो रही है, तो जिसकी वजह से कुछ फीमेल एम्प्लॉइज ऐसे हो सकती हैं कि वो और फर्दर लीव के लिए अप्लाई करें। तो उस कंडीशन में कितने हैं जिन्होंने अप्लाई किया और उसको ग्रांट किया गया, हो सकता है कोई 1 हो 2 हो, जितने भी हैं वो यहां पे लिखने हैं। नंबर ऑफ द केसेस इन विच द एडिशनल लीव फॉर इलनेस अंडर सेक्शन 10 वाज अप्लाइड बट रिजेक्टेड। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी फीमेल वर्कर ने अप्लाई किया इलनेस की वजह से फर्दर लीव के लिए, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो कितने केस हैं जिनको रिजेक्ट किया गया, ये भी डिटेल यहां पर आपको देनी है। नंबर ऑफ द वुमेन हु डाइड, यहां पे ये अलग अलग डिटेल देनी है कि अगर किसी वजह से किसी की डेथ हुई तो डेथ में बिफोर डिलीवरी कितनी है, आफ्टर डिलीवरी कितनी है। तो या तो बिफोर डिलीवरी उनकी डेथ होगी या आफ्टर डिलीवरी, का मतलब यही हो गया कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी एक ही बात है। तो ये अलग अलग नंबर आपको यहां पे देने होंगे अगर कोई डेथ होती है, या अगर आप यहां पे ऊपर 0 लिखते हैं तो फिर ये नीचे वाले तो नल एंड वाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ द केसेस इन विच द पेमेंट वाज मेड टू पर्सन अदर देन विमेन कंसर्न। तो ऐसे कितने केस हैं जहां पर की जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो किसी और ही व्यक्ति को दिया गया उसके बजाय जिसको कि वो उस महिला को देना चाहिए था। पर्सन टू अदर देन द विमेन कंसर्न, यानी कि जिस महिला का वो केस है उसके अलावा उसने नॉमिनेट किया हुआ था कि मेरे हस्बैंड को दे दिया जाए या मेरे बच्चे को दे दिया, जिसको भी कहा उसने, तो कितने केसेस ऐसे हैं जिसको उस महिला के अलावा किसी और को पे किया गया। नंबर ऑफ द विमेन डिस्चार्ज और डिसमिस्ड व्हाइल वर्किंग, ठीक है, तो कितनी ऐसी महिलाएं हैं कि वर्किंग के दौरान उनको डिस्चार्ज कर दिया गया या डिसमिस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया, तो उनका भी नंबर आपको बताना पड़ेगा। यानी कि पूरे साल भर की बात की जा रही है, पूरे साल भर में हो सकता है कि 15 महिलाएं हैं, 20 महिलाएं, 25 महिलाएं जिनको कि डिसमिस किया गया। नंबर ऑफ द विमेन डिप्राइव्ड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, तो कितनी महिलाएं, कितने फीमेल वर्कर ऐसे हैं जिनको कि मैटरनिटी बेनिफिट से डिप्राइव किया गया, मतलब उनको वंचित किया गया, एंड और मेडिकल बोनस अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 12। यानी कि ये जो सेक्शंस हैं इनके अकॉर्डिंग कितने नंबर्स हैं विमेन के जिनको कि ये मेडिकल बेनिफिट नहीं दिया गया।
ये नंबर भी लिखना है। नंबर ऑफ द केसेस इन विच द पेमेंट वाज मेड, तो कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें की पेमेंट की गई ऑन ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इंस्पेक्टर, कि जब आपके मतलब कंपनी ने अपनी इच्छा से उसको ये मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया था, लेकिन जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेबर डिपार्टमेंट या कोर्ट ने कंपेल किया तो जाकर के उन्होंने उस कंपनी ने उसका बोनस या उसका जो मैटरनिटी लीव का जो बेनिफिट है वो उसको रिलीज किया। तो ऐसे कितने केसेस हैं उनको भी यहां पे लिखना है। कोई रिमार्क्स है यहां पे वो रिमार्क्स आप लिख सकते हैं या फिर जो फुल पर्टिकुलर जो भी कुछ है, और लास्ट में डेट, जिस डेट में आप सबमिट कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनके सिग्नेचर दोस्तों यहां पर आ जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल, इतनी सारी डिटेल आपको यहां पे पूरी सबमिट करनी है, और वो भी 21 जनवरी 2000 मतलब जो भी फॉलोइंग ईयर आता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर ईयर का जो फॉलोइंग ईयर आता है उस 21 जनवरी को आपको ये सबमिट करना है के, एल और एम फॉर्म में। ये एल फॉर्म था दोस्तों। इसके बाद में हम फॉर्म एम के बारे में देख लेते हैं। फॉर्म एम में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, ये भी रूल 16 के अकॉर्डिंग ही है। डिटेल्स ऑफ द पेमेंट, तो यहां पे पेमेंट की डिटेल्स हैं मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उस पर्टिकुलर ईयर में कितनी पेमेंट की गई है एंडिंग 31 दिसंबर 2024। तो अगेन ये हम एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं 2024, यानी कि 30। ये जो पूरा डिटेल है जो के, एल, एम हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक का एनुअल रिटर्न है, और वो भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड। तो यहां पे क्या क्या आएगा? सो नेम ऑफ द पर्सन टू होम पेड अमाउंट पेड, कि यहां पे उस पर्सन का नाम आ जाएगा, किसको पेमेंट की गई और कितना अमाउंट पे किया गया, ये भी डिटेल यहां पर लिखी जाएगी। डेट ऑफ पेमेंट, किस तारीख में पेमेंट किया गया। विमेन एम्प्लॉइज, तो उस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा जो फीमेल वर्कर है। नॉमिनी ऑफ द विमेन, अब फॉर्म के जरिए उसने किस पर्टिकुलर पर्सन को नॉमिनेट करके रखा हुआ था उसका नाम आ जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विमेन, कि इन केस अगर किसी वजह से उस विमेन की ड्यूरिंग डिलीवरी अगर डेथ हो जाती है बिफोर या आफ्टर, तो उस कंडीशन में कौन उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इन सब चीजों को देखेगा। अमाउंट फॉर पीरियड प्रेसीडिंग डेट ऑफ द एक्सपेक्टेड डिलीवरी, तो यहां पे जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे पहले का कितना उसको अमाउंट पे किया गया, जैसे एडवांस के तौर पर वो ले लेते हैं, तो वो अमाउंट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, तो उसके बाद में उसका कितना अमाउंट पे किया गया। जैसे कि हो सकता है कि 2 महीने की छुट्टी डिलीवरी से पहले और 4 महीने की छुट्टी डिलीवरी के बाद में ली, तो ये पूरा टोटल मतलब दोनों को अलग अलग यहां पे मेंशन करना होगा। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट 9, 10, तो इनके अकॉर्डिंग यानी कि ये जो अमाउंट पे की गई है तो इनमें ये डिफरेंट सेक्शंस लग रहे हैं, तो इसमें कितना कितना अमाउंट पे किया गया ये सब डिटेल यहां पर लिखी जाएंगी। नंबर ऑफ द विमेन वर्कर्स हु एब्सकॉन्डेड, तो ऐसे विमेन का नंबर भी आपको लिखना है। हु एब्सकॉन्डेड, जो गायब हो गई आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, तो जो मैटरनिटी बेनिफिट की पहली इंस्टॉलमेंट है उसको लेने के बाद में गायब हो गई, वो उनका कुछ अता पता ही नहीं है, तो उनका नंबर भी यहां पे लिखना है। केसेस वेयर क्लेम्स वर कंटेस्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस भी आपको लिखने हैं कि जहां पर कोई ऐसा केस आया हो कि ये मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड जो बेनिफिट है वो कोर्ट केस के बाद में आपने दिया हो, पे किया हो, कि कितने क्लेम्स ऐसे हैं और रिजल्ट ऑफ सच केसेस। अब यहां पे उन केसेस का रिजल्ट क्या रहा, हो सकता है कि 4 केसेस आपके कोर्ट में गए हो, 3 केस जो है एम्प्लॉय के फेवर में हो और 1 केस हो सकता है कि वो कंपनी के फेवर में हो, तो इस तरीके से करके यहां पे ये डिटेल लिखनी है। और कोई रिमार्क होता है तो वो भी आप लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखने के लिए, और डेट और साथ में यहां पे एम्प्लॉयर के सिग्नेचर यहां पर आ जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट फॉर्म है एम। तो के, एल, एम तीनों फॉर्म को कंप्लीटली फिल करने के बाद में आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में 21 जनवरी हर साल आपको ये सबमिट करना ही करना है, भले ही आपने अपने बिजनेस को क्या कर दिया हो, सेल कर दिया हो, या फिर आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया हो। तो भी डिसकंटिन्यू कर दिया है तो 4 महीने के अंदर, और अगर आपने सेल कर दिया है तो 1 महीने के अंदर ये एनुअल रिटर्न इन तीनों फॉर्म के जरिए आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में सबमिट करनी ही करनी है। और अगर आप नहीं करते हैं तो दोस्तों तो रूल का वायलेशन होता है, और वायलेशन होता है तो दोस्तों परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। सो दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में सारी की सारी जरूरी जानकारी जुटाने के बाद में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए डाल दी है। वैसे तो दोस्तों पूरे कंट्री के अंदर सारे के सारे रूल्स सिमिलर ही होते हैं, जितने भी लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित रूल्स हैं मोस्टली तो सेम ही है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहों पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉइंट्स रिलेटेड कुछ कुछ रूल के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के इन सारे के सारे जितने भी एक्ट हैं, इनसे संबंधित जितने भी रूल्स हैं, इनको एक बार क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो ये रूल भी दोस्तों ऐसा है कि अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कहीं पर ये रूल आपके 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो, कहीं पर हो सकता है दोस्तों ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों, आप किसी भी परेशानी में ना पड़े, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे रूल को क्रॉस चेक करें अपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के। जब आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि आपकी लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी रूल्स हैं, इनसे संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी कंफ्यूजन होंगे, वो सारे के सारे दूर हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर आपका किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, किसी भी एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी legal@pably.com पर। दोस्तों, हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, उन सारी के सारी क्वेरीज को, सारे के सारे डाउट्स को पूरी तरीके से सॉल्व करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो और आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो इसमें दी गई जानकारी, तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो टाइम टू टाइम मेरे जो फ्यूचर में रिलीज होने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।